गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पर। मैं डॉक्टर आर के वर्मा, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 पर बात किया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने बात किया कि अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, अर्थशास्त्र क्या होते हैं, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, और साथ ही अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। उनके बेसिक पहलुओं पर हम लोगों ने बात किया। हमने बहुत इंट्रोडक्टरी बात की है। इसके पीछे कारण ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की डिमांड भी यही है। अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन अगर जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। बच्चों, लॉकडाउन में आप बैठे हुए होंगे घर पे, समय का आप सदुपयोग करते रहें। इसके लिए मैंने बेसिकली ये प्लान तैयार किया था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये प्लान आप तक लेके आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के और चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 2 में हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करेंगे। हालांकि इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं जिसमें बहुत सारी डिटेल बातें हैं, इसलिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। बच्चों, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं आधारभूत संरचना। बेसिकली किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि किसी भी अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना सुदृढ़ है तो निश्चित तौर पर उस अर्थव्यवस्था की प्रगति को तेज करना ज्यादा कठिन काम नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से समाज का है। आर्थिक आधारभूत संरचना में हम 3 बातों को इंक्लूड करते हैं। पहला नंबर है एनर्जी, दूसरा नंबर है ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा नंबर है कम्युनिकेशन। इन पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ऊर्जा, परिवहन और संचार 3 आधारभूत संरचनाओं में शामिल किए जाते हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधारभूत होते हैं, आवश्यक होते हैं। सामाजिक आधारभूत संरचना में भी 3 बातों को शामिल किया जाता है। पहले नंबर शिक्षा, दूसरे नंबर में स्वास्थ्य और तीसरे नंबर में आवास, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउस। ये तीनों सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। यदि कोई अर्थव्यवस्था अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर चुकी है तो उसकी आवश्यकता होती है कि वो अपने सामाजिक आधारभूत संरचना को मजबूत करके मानव के स्वास्थ्य, मानव के कौशल और मानव के सुख और प्रसन्नता में वृद्धि करे। इसीलिए जो अर्थव्यवस्थाएं अभी पिछड़ी हुई होती हैं वह इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती है, अर्थात वह अपने राज्य में एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के विकास पर ध्यान देती है। और जो ये विकास कर चुकी होती हैं वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आगे आती हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है किसी भी अर्थव्यवस्था के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। यही कारण है कि जब हिंदुस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने गुजरात में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए
उनके इस कार्यक्रम को एक मॉडल नाम दे दिया गया, जिसको कह दिया गया मोदी मॉडल। इसी प्रकार का काम नीतीश जी ने भी बिहार में किया था, जिसको नीतीश मॉडल कह दिया गया। तो इस तरह से वो मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया था। लेकिन जब हम केरला की बात करते हैं तो केरला में चूंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पहले से डेवलप्ड है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा काम करता है। यही कारण है कि वहाँ लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, यानी जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, और आवास की सुविधाएं हैं। उसको हम केरल मॉडल के नाम से जानते हैं। बच्चों, आइए लौट करके हम अपनी आर्थिक आधारभूत संरचना अर्थात मोदी मॉडल और नीतीश मॉडल के पहलुओं पर चर्चा करें। पहली पॉइंट हमने आपको लिया था कि ऊर्जा, दूसरे नंबर पर परिवहन और तीसरे नंबर पर संचार। ऊर्जा में हम ट्रेडिशनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी या फॉसिल एनर्जी का यूज रखते हैं, और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी। जो ट्रेडिशनल एनर्जी में है वो फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब का हम उपयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, कोयला और पेट्रोलियम के पूरे संसार में सीमित भंडार है। ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, और तब हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, और वह हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए विकास बाधित कर देंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आधारभूत संरचना में एनर्जी को इस तरह से प्रयोग करें कि वो हमारे लिए तो प्रयोग में लाए ही जा सकें, आने वाली पीढ़ियां भी उससे वंचित ना रह जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी को डेवलप करने का प्रयास किया। नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो परंपरागत नहीं है, लेकिन वह नवीकरणीय है, या ऐसी एनर्जी है कि हम उसका प्रयोग करें या ना करें वो वेस्ट होती जाती है। जैसे सोलर एनर्जी है, ये नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी में आती है। सोलर एनर्जी का हम उपयोग करें या ना करें, सूरज अपने प्रकाश बिखेरता रहेगा और उसकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी, चाहे हम उसका प्रयोग करें या ना करें। लेकिन अगर उसकी एनर्जी का प्रयोग हम करते हैं, सोलर पैनल लगा करके उसकी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, तो बिजली जलाने, बल्ब जलाने, पंखा चलाने या ऊर्जा की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में ट्रेडिशनल एनर्जी पर दबाव कम हो जाएगा। हवाएं चलती हैं, हवाओं में ऊर्जा होती है। अगर हम विंड पैन लगा करके उसकी एनर्जी का उपयोग करते हैं, उसकी एनर्जी का हम उपयोग कर देते हैं चक्की चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, या जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, तो हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। और चाहे हम उस एनर्जी का उपयोग करें या ना करें, लेकिन हवाएं जैसे चलती हैं चलती रहेंगी, बंद तो नहीं हो जाएंगी ना। तीसरे नंबर पे आता है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी थर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद प्रयोग में लाया जाने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स है। हालांकि इसमें एनर्जी की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके भी लिमिटेड सोर्सेस हैं, क्योंकि इनमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की भी एक लिमिटेड मात्रा है। फिर भी इसका दोहन करके हम हाई क्वांटिटी में एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है गैस एनर्जी। विभिन्न स्रोतों से गैस बना करके, प्राकृतिक गैस का उपयोग करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी का मतलब जो प्राकृतिक रूप से उगने वाली फसलें हैं
उनको प्रोसेस करके हम आसानी से एनर्जी तैयार कर सकते हैं। जैसे बायोडीजल, बायोडीजल हम रतन जोत और करंज जैसे पौधों से तैयार करते हैं, उसकी खेती करके हम बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हमारा ये बायोडीजल जो फॉसिल फ्यूल है उस पर दबाव कम करेगा। ये रिन्यूएबल भी है, बार बार हम ऐसे पौधों को उगा सकते हैं, उगा करके बायोडीजल का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा है। भूमि के अंदर जो ताप है, उस ताप का हम उपयोग करें या ना करें वो वेस्ट होता चला जाएगा। तो यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। ऐसे ही टाइडल एनर्जी है, जो समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा है, उसके जल को हम उपयोग में ले आते हैं अपने टरबाइन चलाने के लिए, या विद्युत संबंधी जरूरतों को, ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ट्रेडिशनल एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी पर हमारा दबाव कम होगा। लेकिन बच्चों, एक बात यहीं पर बात करते चलें, इतने सारे नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे ऊर्जा उपयोग में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी ही प्रयोग में लाई जाती है। दूसरे नंबर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरे नंबर पे एटॉमिक एनर्जी है, और फिर इसके बाद और भी ऊर्जा के संसाधन हैं जो हमारे यहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। ये तो बात एनर्जी की रही, और बात सीक्वेंसिंग की रही, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला नंबर आंसर होगा थर्मल एनर्जी। कोयला का प्रयोग आज भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम थर्मल एनर्जी के बाद देखें, यानी फॉसिल फ्यूल की बात देखें, तो वह है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जल से जो बिजली बनाया जाता है उसकी मात्रा ज्यादा है। और फिर तीसरे नंबर पर परमाणु ऊर्जा है, यानी हम इनसे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और चौथे नंबर पे तो चौथा ऑप्शन अपने आप मैच कर जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए तीन ना भूलिएगा। पहले नंबर पे फॉसिल एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी है, दूसरे नंबर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, और तीसरे नंबर पर एटॉमिक ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी है। बच्चों, एनर्जी के बाद आधारभूत संरचना का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है परिवहन। परिवहन में अगर हम देखें तो वास्तव में परिवहन में कई तरह के संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा परिवहन के साधन में पॉपुलर वे है वो है रोडवेज, फिर है रेलवेज, फिर है वाटरवेज, और फिर है एयरवेज। यानी इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के चार साधन हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस साधन का हम उपयोग करते हैं वो साधन हमारा है रोडवेज। इन रोडवेज को अगर हम देखें तो तमाम तरह के रोड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे नेशनल हाईवेज है, अभी तक आपने देखा था कि नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा हम अगर देखें तो देश में नेशनल हाईवेज का जाल फैलता जा रहा है, क्योंकि यह हमारी एक आवश्यकता बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है रोड की। दूसरे नंबर पर स्टेट हाईवे और तीसरे नंबर पर लोकल सड़कें हैं। चौथे नंबर पर देखें तो हम स्वर्णिम चतुर्भुज पाते हैं, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ने वाली सड़कें जो हाईवेज हैं, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली सड़कें। इसके अलावा उत्तर दक्षिण गलियारा जो सिलचर से चल करके पोरबंदर तक चलती है, और जो पूरा पश्चिम गलियारा जो सिलचर से चल करके पोरबंदर तक चलती है, और उत्तर दक्षिण गलियारा जो जम्मू से चल करके कन्याकुमारी तक पहुंचती है। इस तरह से फिर इसके बाद लोकल रोड्स हैं, स्टेट हाईवेज हैं, बॉर्डर रोड्स हैं, ये सब जिसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं।
उसके बाद नंबर 2 पे आता है रेलवेज। रेलवेज में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखें तो यह हिंदुस्तानी रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है। हिंदुस्तान में रेलवे पटरियों के चौड़ाई के आधार पर, दो पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर हिंदुस्तान में 3 गेज पाए जाते हैं। एक ब्रॉड गेज है, दूसरा मीटर गेज है और तीसरा नैरो गेज है। जो ब्रॉड गेज है उनके बीच में दो पटरियों के बीच की गैपिंग 1.67 मीटर होती है। जो मीटर गेज है उसमें दो पटरियों के बीच के जो गैपिंग है वह 1 मीटर की है, और जो नैरो गेज है उसमें दो पटरियों के बीच में 1 मीटर से कम गैपिंग है। इस तरह से 3 रेलवे गेज पाए जाते हैं, लेकिन मीटर गेज और नैरो गेज को बदल करके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने की लगातार कोशिश हो रही है। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो नैरो गेज है और मीटर गेज है उसमें ढुलाई की क्षमता कम होती है और फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है। यही कारण है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रॉड गेज में उसे कन्वर्ट करें और फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली रेलवे को हम डेवलप कर पाए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो रेलवे है वो ब्रॉड गेज का ही है। हिंदुस्तान में 17 रेलवे जोन है। 17 रेलवे जोन में जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है वो दक्षिणी रेलवे जोन है। इस तरह से ये हमारा रेलवे जोन है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद वाटरवेज का नंबर आता है। वाटरवेज यानी वाटर परिवहन, जल परिवहन एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। यही कारण है कि हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान में वाटरवेज को डेवलप किया जाए और हमारी सरकारें लगातार कोशिश भी कर रही है। जैसा कि हिंदुस्तान का पहला वाटरवेज हल्दिया धुबरी हल्दिया से है, तो हल्दिया से धुबरी जाता है। जो हल्दिया का इलाहाबाद से हल्दिया है वो बहुत ही पॉपुलर है, सबसे बड़ा है, सबसे पहला है और उसी से सबसे ज्यादा हम ढुलाई का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज करते हैं। फिर उसके बाद में एयरवेज आता है। एयरवेज सबसे लेटेस्ट संसाधन है, सबसे बाद का संसाधन है। तो बच्चों यह सबसे बाद में प्रयोग में लाया जाने वाला परिवहन का साधन था। हिंदुस्तान में देखें तो ये वास्तव में 1911 में शुरू हुआ, इलाहाबाद से नैनी के बीच। पहली बार इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक को लाने ले जाने के लिए इस वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी, और तब से लेकर के आज तक हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में वायु परिवहन का अच्छा खासा विकास हो चुका है, बहुत अधिक विकास हो चुका है, और दुनिया में यह सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रांसपोर्टेशन है और दुनिया को जोड़ने वाला संसाधन है। इसने दुनिया को काफी करीब लाया है, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो है कम्युनिकेशन यानी संचार। संचार इतना महत्वपूर्ण है कि एक टर्मिनोलॉजी डेवलप हो गया जिसे हम इन्फ्रेस कहते हैं। इन्फ्रेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स, यानी अब संचार एक संसाधन बन चुका है। ना आप उसके बिना रह सकते हैं, ना हम उसके बिना रह सकते हैं, कोई भी उसके बिना नहीं रह सकता। आप सोच लीजिए, इंटरनेट आपकी आवश्यकता बन चुकी है, फोन आपकी आवश्यकता बन चुकी है। फोन छूट जाता है घर पे, आप 10 मिनट लेट पहुंचते हैं लेकिन घर जा करके लौट करके अपना फोन लेके आते हैं, यानी फोन के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। तो अब आप सोचिए कि फोन का महत्व कितना बढ़ गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंफ्रेस एक नया टर्म डेवलप हुआ
इंफॉर्मेशन रिसोर्स एक नया टर्म डेवलप हुआ। बच्चों, आधारभूत संरचना में इतना ही है, लेकिन अभी जैसा कि हमने आधारभूत संरचना के संदर्भ में कुछ मॉडल्स की बात की थी, जैसे मोदी मॉडल, जैसे नीतीश मॉडल और जैसे केरला मॉडल, इस तरह से कई मॉडल हैं विकास के। बेसिकली अभी हमने आपको बताया कि मोदी मॉडल और नीतीश मॉडल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर देने पर बल देते हैं, जबकि केरला मॉडल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर देता है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर नंबर 3 में हम मिलेंगे कि तकनीकी अर्थव्यवस्था के विकास में किस रूप में सहायक हो सकती है, किस रूप में उपयोगी हो सकती है। इस वीडियो में बस हम लोग बात इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में तकनीकी विकास के साथ हम लोग पुनः जुड़ेंगे और आज की वीडियो में बस